आप सभी दर्शकों को मेरा शिवमयी प्रणाम। हर हर महादेव। हिमालय की इस शिवालयी यात्राओं की श्रृंखला में एक बार आपका पुनः स्वागत है। क्या आपने कभी एक ऐसे शिव मंदिर के बारे में, एक ऐसे शिवालय के बारे में सुना है अथवा वहां गए हैं जहां कथा है कि उस मंदिर के महंतों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण एक संपूर्ण राजमहल, एक रियासत का केंद्र बिंदु आज खंडहर में बदल गया है? तो आज लिए चल रहे हैं आपको उसी शिवालय, उस शिव मंदिर और उस रियासत के ध्वंसावशेषों के बीच, जो आज भी उस समय की इस कथा का बखान कर रहे हैं। यह बात है लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी की, जब वर्तमान उत्तराखंड के 52 गढ़ों में एक चांदपुर गढ़ में राजा भानु प्रताप का राज्य चलता था। कहा जाता है कि राजा भानु प्रताप का राज्य सिरमौर, नगीना, धामपुर और कुमाऊं से तिब्बत तक भी फैला हुआ था। इसीलिए इसे उत्तराखंड के 52 गढ़ों में सबसे बड़ा गढ़ भी माना जाता था। और उत्तराखंड में कर्णप्रयाग से उत्तराखंड की वर्तमान ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण मार्ग पर आदि बद्री के पास आटागाड़ के किनारे एक सुरम्य टापू पर लगभग 1.5 एकड़ भूमि में बसा था राजा का यह भव्य राजमहल। कहते हैं राजा भानु प्रताप भगवान श्री बद्री विशाल का एक अनन्य भक्त था और भगवान बद्री नारायण की भी उन पर एक विशेष कृपा थी। भगवान श्री बद्री नारायण उनके सपनों में साक्षात आकर उनसे बातें करते थे। इसीलिए राजा भानु प्रताप को बोलांदा बद्री के नाम से भी जाना जाता था। राजा भानु प्रताप की 2 पुत्रियां थीं, जिनमें से ज्येष्ठ पुत्री का विवाह कुमाऊं के एक राजकुमार से कर देने के साथ ही राजा भानु प्रताप को अपने साम्राज्य के भविष्य व अपने उत्तराधिकारी की चिंता सताने लगी कि तभी एक दिन भगवान बद्री विशाल स्वयं राजा के सपने में आकर बताते हैं कि मालवा से राजा कनकपाल बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले हैं। अतः हे राजन, तुम शीघ्रातिशीघ्र अपनी छोटी बेटी का विवाह उनसे करवाकर अपना सारा साम्राज्य उनको सौंप दो। अतः राजा ने ऐसा ही किया और राजा की व्यथा सुनकर व भगवान बद्रीनाथ का आदेश मानकर कनकपाल ने भी इस विवाह के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी तथा इस प्रकार गढ़वाल में पंवार वंश की नींव रखी। समय के साथ साथ इसी चांदपुर गढ़ी में पंवार वंश का साम्राज्य फलने फूलने लगा। आज भी इस समस्त क्षेत्र को चांदपुर पट्टी अथवा चांदपुर क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। चांदपुर गढ़ी के इसी राजमहल के ठीक पीछे आटागाड़ की दूसरी ओर बैनोली व डुंगरी गांव के बीच स्थित था महादेव का एक प्राचीन शिव मंदिर, शैलेश्वर महादेव, जो यहाँ शताब्दियों से इसी रूप में विद्यमान है। यहाँ भगवान भोलेनाथ का एक दिव्य स्वयंभू शिवलिंग आज भी विद्यमान है, जो तत्कालीन राज परिवार के साथ साथ समस्त क्षेत्रीय जनमानस के लिए आस्था का केंद्र था। कहते हैं कि उस समय मंदिर में सुबह सुबह नगाड़ा आदि बजने की एक परंपरा थी, जिससे राजा के आराम में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। अतः सत्ता के अहंकारवश एवं राजशाही के प्रभाव को दिखाते हुए राजा ने आदेश दिया कि इस प्रथा को तत्काल बंद करवा दिया जाए। एक आध बार तो शिवालय के महंत राजा का आदेश न मानते हुए परंपरा का निर्वहन करते रहे, किंतु अंततः राजशाही के प्रभाव ने, या यूं कहें कि राजप्रासाद के काल ने इस अनैतिक व अधर्मपूर्ण कृत्य को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी और विवश होकर महंतों ने राजा को श्राप दिया कि हे राजन, देखना एक दिन तेरी ये गढ़ी ढह जाएगी और केवल मढ़ी रह जाएगी।
अर्थात हे राजन, देखना एक दिन तेरा ये राजमहल यूं ही ढह जाएगा और केवल एक खंडहर रह जाएगा। कहते हैं समय बीतने के साथ साथ महंतों द्वारा दिया गया श्राप अपना प्रभाव दिखाने लगा। श्राप के प्रभाव से राजभवन व आसपास के क्षेत्र में अनेक प्रकार की आश्चर्यजनक घटनाएं घटित होने लगी। क्षेत्र में अकाल पड़ गया, अनेक प्रकार की व्याधियां उत्पन्न होने लगीं, पशुओं की अकारण मृत्यु होने लगी व राज परिवार सहित समस्त जनता त्राहि त्राहि करने लगी। अतः इस समस्या के समाधान हेतु राजा कनकपाल की 37वीं पीढ़ी अजयपाल के कार्यकाल में लगभग 1358 ईस्वी में चांदपुर गढ़ी का कार्यभार कांसुआ के कुंवरों को सौंपकर राजधानी श्रीनगर के पास देवलगढ़ स्थानांतरित कर दी गई। हालांकि अनेक जगह जानकार राजधानी स्थानांतरण के पीछे गोरखों के आक्रमण जैसे अन्य कारणों का भी वर्णन करते हैं। राजधानी स्थानांतरण के उपरांत धीरे धीरे यह राजगढ़ी, यह राजमहल परित्यज्य होने लगा व काल ने इसे अपने में समा लिया। इसीलिए समय को सर्वशक्तिमान व सर्वोत्तम बलवान माना गया है। एक समय जो स्थान शक्ति व शासन का केंद्र हुआ करता था, वह समय के साथ निर्जन खंडहर में परिवर्तित हो गया व लोगों के लिए औचित्यहीन व अनुपयोगी सिद्ध होने लगा। तदुपरांत वर्ष 2004 के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया, जिसमें यहाँ आवासीय भवनों के अतिरिक्त अन्य अवशेषों में लौह निर्मित अस्त्र, तांबे व कांस्य के बर्तन व मिट्टी के पात्र जैसे अनेक ध्वंसावशेष प्रकाश में आए हैं। ध्वंसावशेषों के अध्ययन से प्रमाणित होता है कि यहाँ एक उन्नत व विकसित संस्कृति व सभ्यता का प्रादुर्भाव था। यहाँ की स्थापत्य कला, नाली विकास व्यवस्था व सामरिक दृष्टि से भूमि का चयन सचमुच अविश्वसनीय है। यूं तो यह संपूर्ण स्थान आश्चर्यों व रहस्यों से भरा हुआ है, किंतु यहाँ की दो चीजें विशेष रूप से अपनी ओर बरबस आकर्षित करती हैं। जिनमें पहली है ये एकल विशाल शिला से निर्मित दो सीढ़ियां। लोक मान्यता के अनुसार इन्हें यहीं पास के एक गांव डांडा मजाड़ी के दो राज सेवक सौरा और भौरा नाम के भाइयों द्वारा दूधातोली पर्वत से लाया गया है। और दूसरा है यह विशाल कुआं, जिससे संभवतः राजमहल की जल आपूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता होगा। चूंकि राजमहल एक टापू के शीर्ष पर निर्मित था, अतः लोक मान्यता है कि यहाँ से एक सुरंग आटागाड़ तक जाती थी, जिसकी लंबाई लगभग 2 किलोमीटर तक थी। हालांकि पुरातत्व विभाग के उत्खनन व अध्ययन में इस सुरंग के कोई भी अवशेष नहीं मिले हैं, किंतु आटागाड़ के किनारे इस प्रकार का एक ढांचा आज भी अवश्य देखने को मिल जाता है। अतः आज के इस प्रसंग का जीवन सार यह है कि समय सर्वश्रेष्ठ बलवान है और विधि सर्वशक्तिमान। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। आपके सलाह एवं सुझावों का सदैव स्वागत रहेगा।
यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक एवं शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में सकल विश्व की कुशल कामना की प्रार्थना करते हुए आपसे शीघ्र भेंट होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए एक बार पुनः प्रणाम। जय सिया राम। हर हर महादेव।